हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस में। आज जो टॉपिक पिछली बार हमने बताया था उसके आगे बढ़ाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली वीडियो में शायद छूट गया था, उसको अभी कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो कैलकुलेट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आज आपको ये बताने जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई के बेस से ये 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, हर साल आता है ये क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल रटना है, दिमाग में बिठा लेना है कि ये क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। कैलकुलेट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। तो सबसे पहले लिखते हैं वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो सबको पता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 कूलम में, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो सीधा सा 1 कूलम यहाँ छोड़े, बाकी को इधर भेजेंगे तो डिवाइड कर जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 कूलम इक्वल टू, ये डिवाइड करेगा तो 1/1.6 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। डेसिमल को कैंसिल करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो ऊपर बनेगा 10/16 और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा प्लस 19 इलेक्ट्रॉन। डिवाइड करेंगे एक पावर इसको दे करके, तो ये हो जाएगा 100/16 10 की पावर 18। 19 है, एक जीरो इसको दिया, 18 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6.25 10 की पावर, अब 18 बच गया यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम में 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये टॉपिक पीछे वाली वीडियो में बचा हुआ था, जिसको हमने आज क्लियर कर दिया। इसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है वो भी हम जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। आजकल जितनी भी सब कुछ मॉडर्न लाइफ में डिपेंड है वो सब कुछ करंट पर ही डिपेंड है। तो करंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस फार्मूले से उसको डिनोट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है क्योंकि इस पर एक न्यूमेरिकल आता है। तो इलेक्ट्रिक करंट, नॉर्मली करंट भी बोल लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या करंट आप इसको बोल सकते हो। क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर वायर में जो चार्ज फ्लो होता है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट किससे करते हैं, आई से। और क्या है इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर, फ्लो ऑफ चार्ज किस में, द रेट ऑफ, रेट मतलब डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना है, टाइम से। टाइम हो गया, इसको डिनोट किससे करेंगे, आई से। ये आपका हो गया क्यू हो गया और ये हो गया टी। आई, स्मॉल आई से भी दिखा सकते हो, स्मॉल क्यू से भी दिखा सकते हो, स्मॉल टी। चीज़ एक ही है, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह से दिखाता है, चाहे स्मॉल आई हो या फिर कैपिटल आई हो। तो ये फार्मूला हो गया, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारी डेफिनेशन बन जाएगी यहाँ से, आप जैसे भी चाहो। इन 1 सेकेंड द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या सीधा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो वो डेफिनेशन आप बोल सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या फिर उससे भी इजी चाहते हो तो द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या और भी इजी चाहते हो तो नीचे वाले को 1 कर लो। इन 1 सेकेंड द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो होगा वो किसके बराबर होगा, करंट के बराबर होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का बताया था हमने आपको, कूलम, और टाइम का सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। मतलब 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। द रेशियो ऑफ 1 कूलम एंड 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ये भी डेफिनेशन आप 1 एम्पियर की डेफिनेशन बोल सकते हो। द रेशियो ऑफ 1 कूलम टू 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। इसके बाद हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, क्योंकि करंट सर्किट में ही फ्लो करता है। तो सर्किट जान लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा सर्किट के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जैसे आपके घरों में बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड से फैन चलता है, तो वो एक सर्किट है। जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क कर रहा है तो बिना सर्किट के वो वर्क नहीं कर सकता।
उसके लिए सर्किट इंपॉर्टेंट होती है। तो सर्किट के लिए क्या करते हो, एक वायर ले लो आप, इस वायर को आप क्लोज कर दो, बंद कर दो, खुला रहेगा तो करंट पास नहीं करेगी, तो कम्प्लीटली ये बंद होना चाहिए। और सर्किट में क्या लगना चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए, जिस सोर्स से करंट प्रोड्यूस होगी। तो या तो आप क्या ले लो, सेल ले लो, सेल एक प्लस एक माइनस, ये सेल हो गया आपका। ये बड़ी वाली जो होती है उसको प्लस बोलते हैं, छोटे वाले को माइनस बोलते हैं। थोड़ा बड़ा सर्किट बनाना है तो उसमें एक सेल और जोड़ दीजिए आप, एक और प्लस एक और माइनस, एक और प्लस एक और माइनस। जितने भी आप इसमें सेल जोड़ते जाओगे वो बैटरी का रूप लेता चला जाएगा। मतलब दो सेलों से मिलकर एक बैटरी बनती है, मिनिमम दो सेल होंगे तो एक बैटरी बनेगी। तो ये आपकी बैटरी हो गई। अब इसके लिए यहाँ से करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये करंट जाएगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप ले लो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कुछ भी, पंखा ले लो, फैन ले लो, इलेक्ट्रिक बल्ब ले लो। तो नॉर्मली इसमें बल्ब बनाया नहीं जा सकता ना, बिल्कुल उसका एक सिंबल होता है, आप उसको ये बना लिया आपने बल्ब, ये बल्ब हो गया आपका। एक स्विच लगा लो आप, स्विच लगा लोगे जिससे ऑन ऑफ करने के लिए काम आ जाएगा, जिसको की बोलते हैं, ये आपका की हो जाएगा। और भी चाहो तो इस सर्किट को और अगर स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो तो इसमें रेजिस्टेंस लगा लो आप, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, आगे चल के बताएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। और अगर आप इस सर्किट को और बेटर बनाना चाहते हो तो इसमें एक वोल्ट मीटर लगा लीजिए आप, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। इसमें फ्यूज भी आप लगा सकते हो, आप इसमें फ्यूज लगा लोगे और स्टैंडर्ड सर्किट हो जाएगी। तो सर्किट के लिए मिनिमम 3 चीज़ जरूरी है, एक की, बैटरी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जिसे आप बल्ब कह लो। ये आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गया। अप्लायंस मतलब कुछ भी, जिसमें इसमें ये है आपका बल्ब, आप कुछ भी लगा सकते हो। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये कंडक्टिंग वायर हो गया आपका, ये आपका फ्यूज हो गया, ये आपकी बैटरी हो गई, ये आपका की हो गया जिसे स्विच भी बोलते हो आप, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया जो वोल्टेज को नापता है, वोल्ट मीटर हो गया। तो ये आपकी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गई। डिफिनीशन क्या दोगे इसकी, क्या है ये, एक वायर है, कंडक्टिंग पाथ, बंद हुआ कमरा, बिल्कुल बंद है। द कंडक्टिंग पाथ ऑफ अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट विच इंक्लूड, जिसके पास है अ बल्ब, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, फ्यूज, बैटरी, की एक्सेट्रा। जब भी करंट फ्लो होगी तो ये प्लस टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल से करंट फ्लो करती है और ये माइनस टर्मिनल से होकर वापस आ जाती है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि सेल सर्किट में करंट कैसे फ्लो करती है, तो प्लस से कहाँ जाती है, माइनस की तरफ। या ऐसे बोल सकते हो कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। या सबसे इजी बोलना है, इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। इस सर्किट के बारे में अगर और भी कुछ जानना होगा तो फिर आपको हम बता देंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल या थ्योरी पूछा जाता है, बिल्कुल कंफर्म है कि इससे थ्योरी या न्यूमेरिकल आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ओम्स लॉ के बारे में जानना है, ओम्स लॉ क्या होता है। तो एक जर्मन साइंटिस्ट, जिनका नाम था, पूरा नाम सर जॉर्ज साइमन ओम, 1827 में इन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, एक संबंध बताया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में। तो सीधा वर्ड में अगर हम बोलें तो सर जॉर्ज साइमन ओम इन 1827 रिलेशन एस्टेब्लिश विच इज नोन एज ओम्स लॉ। किसमें इन्होंने रिलेशन दिया, पोटेंशियल डिफरेंस में पीडी, करंट में सी और रेजिस्टेंस आर में, ये 3 में रिलेशन उन्होंने दिया था। 3 क्वांटिटी को उन्होंने रिलेशन में इस्टेब्लिश किया, तो उसी रिलेशन को हम नाम देते हैं ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, according to Ohm's law at a constant temperature the electric current is directly proportional to the potential difference across through its end. According to Ohm's law, according to Ohm's law at a constant temperature the electric current is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference across its end, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट लेंगे? टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो कंडक्टर की कई चीज़ें बदल जाती हैं। टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज पर जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो डिपेंड करता है। और फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर डिपेंड हमारा कौन करता है? इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर बदलेगा तो नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल जाएंगे, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदलेंगे तो करंट बदल जाएगा, इसलिए डिफिनेशन गलत हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, या ऐसे कह सकते हैं फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट कर दें। इसकी जगह पे आप फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हो। अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट मतलब उसका टेम्परेचर, उसके लेंथ, उसकी एवरीथिंग सब कुछ कांस्टेंट कर देंगे तो उस वक्त जो करंट उस वायर में फ्लो होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। जैसा आप देखे होंगे कभी कभी वोल्टेज लो हो जाता है, वोल्टेज लो मतलब 150-100 वोल्टेज हो गया, तो उस वक्त अगर आप वॉच करिए टेलीविजन को, बल्ब को देखिए तो उसमें जो इंटेंसिटी उसकी होती है वो कम हो जाती है। कभी कभी वोल्टेज हाई हो जाता है, आपने देखा होगा वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो जब वोल्टेज हाई होता है तो बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है। तो इस कंडीशन पे जैसे जैसे करंट को इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्ट वर्ड में बोलें तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यहाँ रिलेशन बताते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। ये हो गया आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला, V प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ से अगर आप इसको डिफाइन करो तो V इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो इक्वल टू लगेगा और एक कांस्टेंट लगेगा जिस कांस्टेंट का नाम क्या होता है R, और ये हो गया आपका I। यहाँ से डिवाइड कर दीजिए उसको, V अपॉन I इक्वल टू क्या हो गया आपका R। ये ओम्स लॉ का डेफिनेशन का ये फार्मूला निकल गया। तो ये फार्मूला आपका V प्रोपोर्शनल टू I मेन फार्मूला, प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो इक्वल टू लगाओगे, इक्वल टू की जगह पे आएगा क्या? कांस्टेंट वैल्यू जिसका नाम है रेजिस्टेंस R। उस R को हम कहते हैं क्या बोलते हैं यार? वेयर कैपिटल R इक्वल टू कांस्टेंट विच इज कॉल्ड कांस्टेंट, जिसको बोलते क्या है? रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। यहां से आप रेजिस्टेंस की डिफिनेशन भी निकाल सकते हो, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो सिंपल सी फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इसका, V प्रोपोर्शनल टू I या फिर V अपॉन I इक्वल टू R या V इक्वल टू IR। ये तीन फार्मूले आगे पीछे करके इनको आप याद कर सकते हो। तो सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में एक रिलेशन स्टैब्लिश किया पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के बारे में, जिसका उन्होंने नाम दिया ओम्स लॉ। और इस ओम्स लॉ को कहते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। V प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल टू IR या फिर V अपॉन I इक्वल टू R। R क्या है? रेजिस्टेंस है जिसको कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। यहाँ कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि डिफिनीशन में बोला गया कि करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और लिखा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो इसमें कंफ्यूजन आप माइंड में आते हैं, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये लैंग्वेज बिल्कुल सही है। आपको इसको लिखोगे V प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये V है, ये आपका I है, तो जो ये वैल्यू है ये दिखाता है रेजिस्टेंस को। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हो, I प्रोपोर्शनल टू V करना चाहते हो, I प्रोपोर्शनल टू V, तो यहां पर भी कांस्टेंट आएगा R, लेकिन R नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? I इक्वल टू 1 अपॉन R आ जाएगा, 1 अपॉन R इंटू V। चीज़ वही है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया जाता है, तो उसमें कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। आप अगर V प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं तो डायरेक्ट कांस्टेंट R रखेंगे, यदि आप I प्रोपोर्शनल टू V लिखते हैं डिफिनीशन के अकॉर्डिंग तो कांस्टेंट 1 अपॉन R आ जाएगा। तो ये आप इसको देखेंगे, अगर ये VI है तो ये R को डिनोट करेगा, अगर ये IV है तो ये 1 अपॉन R को डिनोट करेगा। तो चीज़ वही है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको 3 चीज याद रखना पड़ेगा। किसने दिया? सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में दिया था। क्या कहा था उन्होंने? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट फिजिकल स्टेट, द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। फार्मूला V प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे R, वो R को बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस। फिलहाल ये ओम्स लॉ है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगते हैं, न्यूमेरिकल हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। एक क्वेश्चन एक बच्चे के माइंड में आया था, पिछली जब वीडियो हमने बनाई थी तो उसका जो रिस्पांस आया था उसमें एक क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। वो क्वेश्चन ये था, जैसे हमने चार्ज के बारे में डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस करना या फिर गेन करना, वो उसको चार्ज में कन्वर्ट करता है। या तो पॉजिटिव आयन बनेगा या फिर निगेटिव आयन बनेगा, या तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा या फिर निगेटिव चार्ज बनेगा। तो क्वेश्चन ये आया था कि क्या नोबल गैस चार्ज नहीं होते? क्योंकि नोबल गैस के ऑक्टेट क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। तो नोबल गैस की को क्या हम चार्ज की कैटेगरी में नहीं रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखेंगे। जो हमारे नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस जो 8 होते हैं, ये नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये जो नोबल गैस हैं, इन सारे के सारे नोबल गैस के अगर हम देखें तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं 2, 2, 8, 2, 8, 8, 2, 8, 18, 8, जितने भी इसके होते हैं। अगला वाला भी इसी तरह कर लेंगे 2, 8, 18, 18, 8। तो सबकी जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम्प्लीटली फिलअप है। आपको पता होगा हीलियम का ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट होता है, तो वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो सारे के सारे जितने भी इसमें हैं सबके ऑक्टेट कंप्लीट हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का न तो लॉस करेंगे ना ही ये गेन करेंगे, तो न तो ये पॉजिटिव आयन बनाएंगे न तो ये नेगेटिव आयन बनाएंगे। तो नोबल गैस किसी भी प्रकार का चार्ज डिनोट नहीं करता है। आपने कभी भी केमिस्ट्री में देखा होगा, कभी भी कोई भी कंपाउंड बना है, कंपाउंड बनता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से, तो इसमें से कोई भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होता। ये कभी भी अपना कंपाउंड नहीं बनाते हैं। ये कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे नहीं, और जब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होंगे तो चार्ज नहीं बनाएंगे, चार्ज नहीं बनाएंगे तो एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे, तो ये अपना कभी भी कंपाउंड नहीं बनाते हैं। और भी कोई डाउट्स आप होते हैं तो आप सीधे डायरेक्ट वहाँ मैसेज करके हमसे उस सारे क्वेश्चन का आंसर लेते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे अगली वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए तो उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। सुपर क्लासेस। थैंक यू।